हाय मेरे लल्ला। हाय मेरे लल्ला। मचाएगा हल्ला। अरे गली मोहल्ला। कैसे हो? हाय दीपांजलि, हाय ध्रुव, हाय आर्यन, हाय सुधांशु, हाय सदिया, हाय श्रेयांश। ओ माय गॉड, थैंक यू। वाओ, थैंक यू। लॉन्ग टाइम टू सी यू। वाओ, अमेजिंग। वी मिस यू लॉट। थैंक यू अमित। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओ माय गॉड। या, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। राधे राधे। राधे राधे। ईद मुबारक हो भाई, सभी को ईद मुबारक। वाह गजब, ये गजब। कैसे मेरे लल्ला? मचाओगे हल्ला? आज बिल्कुल नया टॉपिक से स्टार्ट होगा। पहले जो भी पढ़ाया गया उससे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बिल्कुल कुछ नहीं सोचें, बिल्कुल नया न्यू है। ठीक है। दिस इज टोटली न्यू। क्या बोले जल्दी बताओ? दिस इज टोटली न्यू। दोबारा बोलो। दिस इज टोटली न्यू। अब सबसे पहले आपने 11th क्लास पढ़ी है, ये मैं मानता हूँ शायद। और अगर 11th क्लास पढ़ी है तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि CH4 कैसे बनेगा। ठीक है। हम टॉपिक तक ले जाने के लिए आपको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। 11th क्लास आपने पढ़ी ऐसा माना जाता है। अब CH4 कैसे बनेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे पहले VBT ने बताया था। और VBT ने बोला कि यार जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बना सकते हैं। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन, फोटो में तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, फोटो में मतलब क्या सही में नहीं हो क्या? कौन है बदतमीज है? मेंटरशिप बैच कान्हा, मेंटरशिप बैच बताया था ना। हाँ सर, ये 12th का पार्ट है। यस, 12th क्लास चालू हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसके बाद दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दो बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ इसको चार बॉन्ड बनाने हैं, तो VBT ने कहा था कि इसको एक्साइड करा दो, तो ये एक्साइड करा दिया। हाँ बेटा, विजेता वन में फिजिक्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। विजेता वन और विजेता टू वाले बच्चों को सब मिलेगा फ्री में। जो फीस आपने दी थी वही फीस रहेगी बस। विजेता वन और विजेता टू को ये आपके उसका है क्या, आपके विश्वास का एक गिफ्ट है, आपके भरोसे का ये आपको वो है। 2025 के लिए सुमित कब बात करूं? अभी रुक जाओ 2-4 दिन, उसके बाद। ठीक है काना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, बताओ फटाफट से। CH4 दिख रहा है, 1s2 2s2 2p2 है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड किया इसने, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो गया। ठीक, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन भी 4 है। हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? दिमाग की बत्ती जला के बताओ। तो हाइड्रोजन में ये कार्बन जो है, ये वाला तो S देगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी S ही देगा। हाइड्रोजन में तो S में होता है इलेक्ट्रॉन, पर अब कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल कौन सा आएगा? P। और हाइड्रोजन का कौन आएगा? S। ये आएगा P, ये आएगा S। हाँ या ना? क्लियर भाई? क्लियर दोस्त? अब इस चीज को हम एक कहानी से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। बॉन्ड फॉर्मेशन को सबसे पहले किसने समझाया था? VBT वालों ने। किसने समझाया था? VBT वालों ने। अब क्या होता है, कोई भी थ्योरी जब दी जाती है ना, तो उससे पहले ये माना जाता है कि यार इसको साइंटिस्टों के सामने पहले समझा दो। अगर साइंटिस्टों को समझ में आ गई तो फिर क्या होता है, लोगों को समझ में आ जाती है और उसे अप्रूव कर देते हैं, और अप्रूव करने के बाद उसको ठीक है पब्लिश किया जाता है। तो VBT वालों ने सोचा कि यार साइंटिस्ट वालों को समझाएं उससे पहले अगर हम कुछ और इंटेलिजेंट लोगों को समझा लें, ताकि साइंटिस्टों को समझाने से पहले जितनी भी गड़बड़ हो रही है सब पता चल जाए मेरा लल्ला। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ इंटेलिजेंट लोगों को समझाते हैं। अब भाई साहब, इंटेलिजेंट लोग कहाँ?
तो पता चला इंटेलिजेंट तो एक ही जगह पाए जाते हैं, हिंदुस्तान में। ओ भाई साहब, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, वहां कहाँ जाए? बोला हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य जो है बिहार है, जिसके हर शब्द में हिंदुस्तान बसा है। बिहार चलो, बी मतलब भारत, आई मतलब इंडिया, एच मतलब हिंदुस्तान, आर मतलब रीवा, ए मतलब आर्यवत। बिहार आ गए, बाबूजी से मिले तुम्हारे, बाबूजी ने जैसे ही देखा, बाबूजी शॉक्ड हो गए, बोला साइंटिस्ट लोग हमारे गांव में, गजब। बाबूजी ने सबको बुला लिया। सबको बुलाने के बाद, ठीक है, बाबूजी ने जो है वो 11th क्लास के, 12th क्लास के और ड्रॉपर क्लास के बच्चे बिठा दिए। भाई साहब, बीबीटी वाले आए, बीबीटी वालों ने बोला कि हम आपको बॉन्ड फॉर्मेशन समझाएंगे, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन समझाएंगे तो उसमें कोई अगर डाउट हो तो आप पूछें, हम आपके सारे डाउट बताएंगे। बीबीटी वालों ने भी सोचा कि अगर ये डाउट क्लियर हो गए तो हम पब्लिश कर दें थ्योरी। बहुत खुश। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना भाई, ये उन्होंने समझाना शुरू किया कि भाई देखो, कार्बन के पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, इस कार्बन में यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, जब 4 बॉन्ड बनाने हैं तो कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइड करेगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन 4 हैं, चारों हाइड्रोजन जो है वो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये एस से इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से CH4 बन जाएगा। क्लियर भाई? अब भाई साहब ये बन गया, आया ना, ये बन गया। अब ये बनने के बाद, CH4 बनने के बाद VBT ने कहा ये बॉन्ड बन गया, देखो CH4 मॉलिक्यूल बन गया। सब ताली बजा रहे, का गजब साइंटिस्ट है, एकदम मस्त वाले। अचानक से जो है बच्चा खड़ा हुआ, ठीक है, और बच्चा ने पूछा, क्या पूछा बताओ? बच्चा देख रहा था कि ताली बज रही है, सब खुश हो रहे हैं, बाबूजी माला वाला लेकर आए हैं, गुलाब जामुन लेकर आए हैं, और बाबूजी माला वाला पिला के गुलाब जामुन खिलाने लगे। इतना वो बच्चा बिहारी खड़ा, बोला गुलाब जामुन नीचे रख, पहले हमारा डाउट बताइए, फिर गुलाब जामुन के हाथ लगाइए। भाई साहब क्लास एकदम सुक्त, बिहारी रॉक्स, दुनिया सॉक्स, एकदम चुप। ई का बदतमीजी है, काहे चिल्ला रहे हो तुम? बच्चे से पूछा बीबीटी वालों ने, तो बोला कि एक बात बताओ, इन चारों बॉन्ड्स की अगर एनर्जी निकालें तो इक्वल होगी या अलग अलग होगी? तो उसने कहा कि देखो, ये बॉन्ड एस एस से बना हुआ है, ये पी और एस से बना हुआ है, तो बीबीटी के हिसाब से एक बॉन्ड वीक आना चाहिए, अलग आना, एक स्ट्रेंथ का आना चाहिए अलग, और बाकी 3 स्ट्रेंथ अलग। आया ना, एक स्ट्रेंथ अलग, 3 स्ट्रेंथ अलग, तो ये अलग अलग होनी चाहिए। बिहारी बोला कि लेकिन इसको जब तोड़ रहे हैं तो सबका स्ट्रेंथ इक्वल आ रहा है, जब इसको तोड़ रहे हैं तो इक्वल स्ट्रेंथ है, यानी इसको तोड़ने में मान लो 10 किलो जूल लग रही है, तो इसको तोड़ने में 10 किलो जूल लग रही है। बीबीटी वालों से पूछा बिहारी, अरे भैया बताओ क्या हुआ? बीबीटी वालों का नहीं बताएंगे। हम बोले कहो, बोले आता ही नहीं है, फंस गया। एकदम सुनसान हो चुका भाई साहब पूरा माहौल। बाबूजी देख रहे हैं, बाबूजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है कि बच्चा कोई डाउट पूछा है, इससे नहीं आ रहा है। बाबूजी अपने जो है वो 2-4 लठ वाले थे, उनको बुला, इधर आओ, इनको मेहमान खाना में ले जाओ। मेहमान खाना कौन सा होता बताओ? बिहार के अंदर एक ही होता, भैंसिया का तबेला, लेके पटक दिया वहां कि जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे आप बिहार से नहीं जा पाएंगे। भाई साहब खतरनाक माहौल। अब क्या हुआ? बीबीटी वाले फंस गए, बोले ई का हो गया, वे कहाँ अटक गए हैं, फंस गई गाड़ी। अब क्या हुआ? बीबीटी वालों ने सोचा कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे निकल लेंगे जब सब सो रहे होंगे। इन्होंने प्लानिंग करी, सुबह 4 बजे निकल लिए। 4 बजे निकलने के लिए जैसे ही भागे, तो पता है वहाँ गाँव में तो क्या होता है, सुबह 4 बजे लोग खेत पे चले जाते हैं फसल वसल काटने, ठीक है, उनके पास एक ठो उपकरण होता है ऐसा, दतिया बोलते हैं वे, याद है, ऐसे पकड़ के ऐसे फसल को काटते रहते हैं। और बीबीटी वाले भाग रहे हैं। अब पूरा गांव के अंदर सोचो अब क्या हो रहा है, अंग्रेज आए हैं तो दिखेंगे ना।
और पूरा गांव के अंदर एक ठो बात होता है कि किसी घर अंग्रेज आ रहा, मेहमान आ रहा, पूरे गांव को पता होता है। तो बाबूजी दे भाग रहे हैं, वो पड़ोसी देख लिया कि तो भाग रहे हैं, खेत में काम कर रहा, फोन लगाया बाबूजी को, तुम्हारा मेहमान भाग रहा है, बोलो तो यहीं तो मंडी काट के लटका के पौधा लगा दे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। बोलो बाबूजी, चले रुको रुको भाई, बच्चे का डाउट बताना, रुक जाओ हम आ रहे हैं। बाबूजी आए, दो चार टिकाई, खट 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 खट, बोलो बदतमीज कहा, बच्चे का डाउट बताओ, फिर वहां से जाओ। भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गया। और अचानक से जो है भीड़ भाड़ इकट्ठा होते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अचानक एक आदमी आया, बोले काहे लड़ रहे हो, ठहरो। उसका नाम था पॉलिंग। पॉलिंग बिहार से थे। यह मात्र एक काल्पनिक घटना है। इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर से सुन लो, यह एक काल्पनिक घटना है। इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से संबंध पाया जाता है तो इसे मात्र संयोग कहा जाएगा। इसके लिए चैनल उत्तरदायी नहीं है। क्लियर? पॉलिंग पूछे, भैया क्या हुआ, काहे लड़ रहे हो? बोला ऐसे बच्चे का डाउट है, नहीं बता रहे। पॉलिंग ने कहा हम बताते हैं, रुको इनको जाने दो। पॉलिंग साहब आए, उन्होंने समझाया कि देखो बॉन्ड ऐसे नहीं बनता है। अगर CH4 का बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कि सबसे पहले ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये सब अपने अपने एनर्जी को मिक्स करेंगे। जैसे पॉलिंग ने समझाया कि यार देखो, मैं भी क्या हुआ कि एक बार गांव से जा रहा था, जंगल से गांव के अंदर, तो मुझे वहां पर ये 4 विद्यार्थी मिले। चारों पक्के दोस्त, एकदम पक्के, मतलब समझे लंगोटिया यार, जिसे कहते हैं ना, एक ही थाली में खा के जो है चीटिंग करके पास होता है ऐसे। अचानक एक आदमी आया, इसको 10 रुपया, इसको 10 रुपया, इसको 10 रुपया, उसको 2 रुपया दे गया। अचानक एक आदमी आया, इसको 10, इसको 10, इसको 10 और इसको 2 रुपया दे गया। अब सोचो आप क्या हुआ, अचानक 10 10 10 और इसको 2 रुपया दे दिया, बदतमीजी हो गया, इसको गुस्सा आ गया, हमको साला काहे पैसा कम दिया तुमने, है लड़ गया हो तो, और अचानक से इनसे पैसा छीन लिया। पैसा छीनते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा शुरू होते ही क्या हुआ, इनका स्टेबिलिटी टूट गया। हाँ भाई, संस्कार बिल्कुल सही बोला उन्होंने। विजेता 2 जिसने 11th और 12th दोनों का लिया है। ठीक है, बाकी मैं और भी पूछ के बताऊंगा, अभी पहले पढ़ लो इसको। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये सब क्या हुआ, लड़ गए। अब इनका स्टेबिलिटी टूट गया, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो ठीक है, स्टेबिलिटी टूट गया, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो लड़ रहे हैं बुरी तरह से। अचानक वहां से पॉलिंग गुजर रहे थे। पॉलिंग ने पूछा काहे लड़ रहे हो? तो पॉलिंग ने कहा काहे लड़ रहे हो? तो इन्होंने बताया कि ऐसे से एक आदमी आया, हमको 10 10 रुपया दे गया, इसको 2 रुपया दे गया, और इसलिए झगड़ा शुरू हो गया। तो पॉलिंग ने कहा रुको, सब अपना अपना पैसा दो पहले। तो पॉलिंग ने सबका पैसे का टोटल किया, फिर देखा कितने बच्चे हैं, 4, डिवाइड बाय 4 किया, फिर 8 रुपया दिया। बोला 8 रुपया तेरा, 8 रुपया तेरा, 8 रुपया तेरा, 8 रुपया तेरा। 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया दे दिया और सबका बराबर हो गया। अब इसने बोला मेरे तो 2 रुपये कम हो गए। पॉलिंग ने कहा 2 रुपये कम हो गए तो क्या हुआ है, बाकी सब भी तो स्टेबिलिटी हो गई, 2 रुपये में ऐसा नहीं लग रहा एक दोस्त मिल गया, इससे सस्ता और कहाँ। इसका मतलब पॉलिंग ने क्या समझाया? पॉलिंग ने समझाया कि भाई जब भी कभी बॉन्ड बनेगा उससे पहले लेस एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को मिक्स करेंगे। क्या बोला, जल्दी बताओ। लेस एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को मिक्स करेंगे। तो इसी मिक्सिंग को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो 4 ऑर्बिटल्स हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन वैसे ही आएगा जैसे इलेक्ट्रॉन रखा होता है। ठीक है, अब ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होंगे कि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही है। अब आपका हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल लाएगा, वो एस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। तो वो जब बॉन्ड बनाएगा ऐसे, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड CH4 का किस ऑर्बिटल से बना हुआ है? दिमाग की बत्ती जला के बताओ मुझे, चलो। किससे बना हुआ है? sp3 से। और हाइड्रोजन S, ये sp3, ये S,
ये sp3, ये s, और ये sp3 और ये s किससे बना हुआ है जल्दी बताओ। ये sp3s, sp3s, sp3, sp3, sp, ऐसा नहीं लग रहा चारों के चारों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे क्योंकि सबकी ओवरलैपिंग एक जैसी है। हाँ या ना जल्दी बताओ। बोलो। अरे समझ में आया लल्ला? यहाँ तक की बात कुछ समझ में आई? ठीक। अब ये क्लियर पॉलिंग ने बताया, भाई साहब सब लोग शॉक्ड हो गए। बोलो यार गजब इंटेलिजेंट है। पॉलिंग के लिए गुलाब जामुन लाओ, माला लाओ, माला वाला पहले गुलाब जामुन खिलाने लगे। बाबूजी अचानक एक बिहारी खड़ा हुआ, बोला गुलाब जामुन नीचे रख। पहले हमारा डाउट बताइए, फिर गुलाब जामुन को हाथ लगाइए। वो बच्चा बोला कि PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? बोला हाँ sp3d होगा। तो जब PCl5 बनेगा तो ये इसी ओवरलैपिंग से बनेगा sp3d, और क्लोरीन अपना जो है वो 3p ऑर्बिटल देगा। हाँ या ना जल्दी बोलो। ये आपका sp3d, ये आपका 3p, ये sp3d, ये 3p। हाँ या ना? मतलब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। ऊपर देखो ये वाला भी sp3d होगा। हाँ या ना? पक्का भाई? तो इसका मतलब इनके सारे बॉन्ड भी ओवरलैपिंग सेम कर रहे हैं जैसे इसके कर रहे थे। देखो ये sp3 और ये s था, sp3s था। तो ऐसे कैसे ही यहाँ पर भी sp3d 3p, sp3d 3p है। तो जब यहाँ स्ट्रेंथ इक्वल है तो उस बच्चे ने पूछा यहाँ भी स्ट्रेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी, पॉलिंग से पूछा। पॉलिंग ने कहा हाँ भाई बिल्कुल होगी। बिहारी ने बोला लेकिन जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो ये तो ऐसे टूट रहे हैं, PCl3 और Cl2 में टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं? PCl3 Cl2 में टूट रहे हैं। क्या बोला उसने जल्दी बताओ? PCl3 Cl2 में टूट रहे हैं। अब बताओ भाई हुआ कि नहीं प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। हम्म। PCl3 Cl2 में टूट रहा है तो डाउट का है बच्चे का? बच्चे का डाउट है कि भाई जब सब में एक जैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, देखो एक जैसे ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ भी सेम ओवरलैपिंग, यहाँ भी सेम ओवरलैपिंग, देखो इन दोनों को देखो, यहाँ भी। लेकिन फिर 3 बॉन्ड अलग और 2 बॉन्ड अलग टूट रहे हैं। फंस गया भाई साहब। पॉलिंग से पूछा आंसर दो, ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिंग ने कहा नहीं बताएंगे। हमने कहा क्यों? बोला आता ही नहीं है। फंस गया भाई वो भी। बाबूजी को समझ में आ गया कि बच्चे को डाउट नहीं बता पा रहा है। बाबूजी ने बुलाया कि लेके जाओ इसको मेहमान घर में। पहुंच गए। पहुंच गए वहां पर बीबीटी वाले मुस्कुरा रहे हैं कि बड़ा नेता बन रहा था, आ गया हमारे घर। पॉलिंग साहब ने सोचा अच्छा मैं भी निकल लूंगा 4 बजे। बीबीटी वालों से कहा चलोगे मेरे साथ? निकल लो। बोले तुम जाओ हम आते हैं। वो भागा वापस। जैसे ही वो वापस भागा फिर देख लिया उसको, ये तो अंग्रेज भाग रहा है। अंग्रेज भाग रहा है तो बाबूजी के पड़ोसी ने बोल दिया कि भैया तुम्हारा जो हो मेहमान भाग रहा है, तुम बोलो तो यहीं पे इसका मुंडी काट के लटका के पौधा लगा दे, पता नहीं चलेगा। हम्म। बोलो। बाबूजी ने कहा नहीं लेके आने दो। बच्चा आया,
पॉलिंग से पूछा, झगड़ा हो रहा था वहां पे, टिका ने शुरू कर दिया, मारा पीटी शुरू हो गई, अचानक से गाड़ी आई, ब्लैक कलर की कार होती है, अगर आपने फिल्मों में या सीरियल्स में देखा होगा एकता कपूर में, और वो रुक गई भीड़ देख के, गेट खुलता है ब्लैक कलर का और वाइट शूज बाहर आता है, अगर वाइट शूज होती है तो ब्लैक, वाइट कार होती है तो ब्लैक शूज बाहर आता है, और बाहर आते ही कैमरा पीछे की तरफ घूम जाता है और ऐसे हाथ होता है ठहरो, उसका नाम था बेंट। क्या नाम था? बेंट। एक नया साइंटिस्ट, ये आपकी 12th स्टार्ट होगी, बेंट्स रूल। क्या स्टार्ट हो गई बताओ? 12th। और 12th में क्या स्टार्ट हो गया? ये बेंट रूल। 12th में क्या स्टार्ट हो गया? ये बेंट रूल। 12th में क्या स्टार्ट हो गया? ये बेंट रूल। भाई साहब खतरनाक। बेंट ने बोला काहे लड़ रहे हो? वही पॉलिंग बिहार से नहीं थे, पॉलिंग अमेरिकन साइंटिस्ट है। तथ्यों को मनोरंजनात्मक रूप प्रदान करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। कल से मम्मी पापा को बोल दो साहब पॉलिंग बिहार से थे, आई एम फीलिंग प्राउड, और मजा आ गया क्योंकि मेरे साथ हो गया। एक बच्चा बाहर आके बोलता है सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा क्या अच्छा लग रहा है? बोला सर आज जो आपने पढ़ाया उससे बहुत दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैंने कहा क्या गार्डन गार्डन हो गया? बोला सर मत पूछिए। हम बोले मत बताओ। बोला सर पूछिए। हम बोले बताओ। बोला सर आज दिल गार्डन गार्डन हो गया सर, बचपन से सर पढ़े अमेरिकन साइंटिस्ट, जापानी साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट, आज पहली बार सर दिल गार्डन हो गया कि पॉलिंग बिहार से था सर। बिहारी जब रॉक दुनिया सॉक्स, पॉलिंग इज बिहारी। हम बोले कौन बोला भी तुमको पॉलिंग बिहार से थे? हमारी तरफ ऐसे घूर के बोला, बोला सर आप ही क्लास में पढ़ाया अभी पॉलिंग बिहार से थे। हम बोले हे बुड़बा मजाक कर रहे थे बे, वो तो तथ्यों को मनोरंजनात्मक रूप प्रदान कर रहे थे। पॉलिंग अमेरिकन साइंटिस्ट है, नॉट अ बिहार। तू दिल पे ले लिया भैया हमरा, बताइए। तो आप भी ऐसे मत ले लेना, पक्का? तो अभी डाउट समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले बताओ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि यहां देखा जाए तो सब जगह हाइब्रिडेशन। दिमाग लग रहा है सेम 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 है, तो इनको तोड़ने में सब में एनर्जी सेम लग रही है। लेकिन जब यही चीज यहां पर लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहां टूटने में अलग लग रही है। तो बेंट ने बताया कि यहां पर दो तरह के एंगल्स होते हैं। पहला एंगल देखो ये वाला होता है 120, दूसरा होता है 90। एक्सियल वाले एंगल होते हैं थीटा 90, और इक्विटोरियल वाले जो होते हैं वो थीटा होते हैं 120। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जलाओ। उसने एक फॉर्मूला दिया कि कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस वन। इससे आप एस करेक्टर निकाल सकते हो। ये आपको उसने डेरिवेशन किया था, रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट। आई होप आप याद रख लेंगे रिजल्ट। आया ना? बोलो। तो आपने थीटा याद रख लिया, एस अपॉन एस माइनस वन, प्रॉमिस? अब यहां पर थीटा की वैल्यू 90 रखी है आपने, कॉस 90। दिमाग की बत्ती जलाओ। कॉस 90 बराबर एस अपॉन एस माइनस वन करेंगे तो कॉस 90 बराबर क्या होता है? जीरो। तो एस करेक्टर क्या हो गया? जीरो। ये एस करेक्टर है। एस करेक्टर समझते हैं आप? हेलो, ठीक है, इधर देखो, यहाँ कॉस 120 है, एस अपॉन एस माइनस वन। तो जब आपने एस करेक्टर निकाला इसका तो आपका 33.33 आया। अब यहां पर जब ये न्यूक्लियस आएगा, इस न्यूक्लियस के पास ये एस ऑर्बिटल आएगा। इस न्यूक्लियस के पास सबसे पहले एस सबसे ज़्यादा पास होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस के पास होने का ऑर्डर है ऑर्बिटल्स के। ये किसका ऑर्डर है जल्दी बताओ? ये न्यूक्लियस के पास होने का ऑर्डर है एस पी डी एफ। तो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास एस ऑर्बिटल होता है, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा एस पर लगता है, हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब क्या निकला कि एस करेक्टर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप मुझे बताओ, अगर दो एटम है, एस करेक्टर बढ़ रहा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? बोलो। एस करेक्टर अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो बढ़ रही है कि घट रही है? तो लेंथ कम होगी ना, क्योंकि पास पास आएंगे। और बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी।
अब यहाँ एस करेक्टर जीरो है, कहाँ पर एक्सियल वाले पे एस करेक्टर जीरो है, तो यहाँ पर एस करेक्टर क्या होगा, जीरो यानी कम, तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम, लेंथ क्या होगी, ज्यादा, स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, यहाँ स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, इसलिए ये टूट गया, ये भी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, टूट गया, ये दोनों टूट गए, इसलिए 2 Cl2 बाहर आ गए, और 3 Cl इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इसलिए ये 3 Cl यहां रह गए। समझिए बात को, पक्का। ये बात बेंट्स ने बताई, और जब ये बात बेंट्स ने बताई तो भाई साहब पूरी दुनिया को समझ में आई, क्या बात है, गजब। ठीक है, आया ना, तोड़ा नहीं है हमने, हमने तो हीट किया। हीटिंग करने पर हमेशा एक रूल होता है कि हमेशा वीक बॉन्ड टूटते हैं, तो ये 2 वीक बॉन्ड है, ये दोनों वीक बॉन्ड टूट गए। आया ना, ये दोनों क्या है, बोलो, वीक बॉन्ड। क्लियर भाई, लल्ला, समझ में आया बेंट रूल। अब हम एक बार आराम से समझेंगे डाउट क्या था, वापस से डाउट समझते हैं। डाउट क्या था कि यार ये PCl5 है, इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, देखो sp3d और 3p, यहाँ भी क्या हो रहा है, sp3d और 3p, तो ये sp3d 3p है, ये भी sp3d 3p है, sp3d 3p, ये भी sp3d 3p। यहाँ तक समझ में आया, दोबारा समझेंगे आराम से। इस हिसाब से मुझे लग रहा था कि इसकी स्ट्रेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर, बोलो। अब जब इसको तोड़ा गया तो इसमें क्या हुआ, 2 बॉन्ड टूट गए, 3 रह गए, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 2 बॉन्ड वीक है और 3 बॉन्ड स्ट्रांग है। हाँ है ना, ये तो क्लियर हो गया कि 2 बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, और 3 बॉन्ड क्या है, वीक है। ये तो क्लियर हो गया ना कि 2 बॉन्ड स्ट्रांग है और 3 बॉन्ड वीक है। यह स्ट्रांग है, बताओ, 2 वीक है, 3 स्ट्रांग है। तो कैसे देखते हैं, तो उसके लिए बेंट ने बताया, बेंट ने बताया कि एक फॉर्मूला दिया उसने, कॉस थीटा S/S-1। क्या दिया जल्दी बताओ, कॉस थीटा S/S-1। ठीक है, यहां S का मतलब होता है एस कैरेक्टर, कोई भी हाइब्रिडेशन होगा उसमें S ऑर्बिटल होता है, जैसे देखो sp3 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 sp2 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 sp3d sp3d2, जो भी होगा उसमें S आएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने अभी बताया था कि पॉलिंग ने सॉरी बेंट ने डेरिवेशन किया था, उसका रिजल्ट है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। ये फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद। तो एक डाउट और क्लियर हो गया कि सर ये कहाँ से आया फॉर्मूला, कैसे आया, ये क्या है, तो उसको तो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ थीटा जो रखते हैं वो एडजेसेंट एंगल रखते हैं। अब आप देखो एडजेसेंट एंगल इसका इससे कितना है, 90, और इनका आपस में क्या है, 120। अब इसका इसका 180 भी है, 180 को एडजेसेंट एंगल नहीं कहते हैं, वो एंटी वाला एंगल है। तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को निकालने के लिए, दोबारा बोलो, किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को निकालने के लिए आपको एडजेसेंट एंगल लेने पड़ते हैं, ये एंटी वाला एंगल नहीं लेते हैं। ये एंटी वाला 180 एंगल प्रॉपर्टी डिसाइड करने के लिए नहीं आता, दिस इज अ मैथमेटिकल एंगल। यहां तक क्लियर हो गया, दिस इज अ, जल्दी बोलो, मैथमेटिकल एंगल। तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या हुआ, बोलो, थीटा रखा अपन ने यहां से, इसका एक्सियल वाले का 90, तो मैंने 90 रखा, कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो एस करेक्टर 0 आ गया, यानी कि ये जो एक्सियल होगा यहाँ पर एस करेक्टर 0 है। यहाँ आ गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर बात करी, थीटा 190 था, 120 था, 120 पुट करके कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, वो पुट करेंगे तो एस करेक्टर आ जाएगा 33.33। यहां तक आ गया, ठीक है, क्लियर, आया ना, क्लियर बॉस। अब
जब आपने इसकी वैल्यू देखी तो एस करेक्टर 0, जब इसकी वैल्यू देखी तो 33। अब आपको पता है जब हाइब्रिडेशन होगा और यहां पर आपको पता है न्यूक्लियस के हाइब्रिडेशन होगा तो क्या होगा, देखो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर मैं इस वाले ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ एस करेक्टर क्या आया बताओ, 0। अगर इस वाले की बात करूं तो कितना आया ये, 33.33, 33.33, 33.33 आया ना। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये न्यूक्लियस है, ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है तो न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहां लगेगा। तो अगर मैं कहूं कि एस करेक्टर परसेंट बढ़े तो क्या बोलेंगे हम, अट्रैक्शन बढ़े। आया ना। अब बताओ, सोच के बताओ क्या होगा। एस करेक्टर बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्लियर, हाँ है ना। तो अब मुझे बताओ ये वाले बॉन्ड पहले टूटेंगे या ये वाले टूटेंगे, बस इतना सा बता दो जब आप इसको तोड़ोगे, जल्दी से बताओ। हम्म, ऊपर वाला टूटेगा, तो ये दो पहले टूट गए। ठीक है, यहाँ सीएल जुड़ा हुआ था, ये हीट करेंगे तो ये दो पहले टूट गए। कोई डाउट, वापस से एक बार 2 मिनट का टाइम है, रिवाइज करो इसको जहां तक आपको पढ़ाया। शुरू से लेके अब तक रिवाइज करो फटाफट, चलो।
हो गया भाई? मैं एक बार वापस से रिवाइज कराता हूँ सारा, ताकि दिमाग में बैठ जाए कि क्या पढ़ा अपन ने। हमने जो आज समझा, हमने 12th क्लास स्टार्ट कर दी। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज़ द 11th क्लास। कि 11th में हमें ये सिखाया जाता था कि बेटा जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं। अगर बॉन्ड सफिशिएंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट ना हो तो एक्साइट करता है। तो ये एक्साइट कर दिया, ठीक है ना। तो एक्साइट करने के बाद यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बन गए। तो अब आगे की डिटेल हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं कि 4 बॉन्ड जब बनते हैं तो एक डाउट आता था कि ये बॉन्ड अलग है, एस एस है, ये बॉन्ड अलग है क्योंकि ये पी एस है। तो एस एस और पी एस में अगर हम कंपेयर करें तो अलग बॉन्ड होने चाहिए ये, लेकिन जब इन्हें तोड़ा गया तो सेम आए। तो हमने फिर सीखा कि यार बॉन्ड जब बनता है तो पहले ओवरलैपिंग होती है या पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बताओ जल्दी बोलो। पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है या पहले, जल्दी बोलो, ओवरलैपिंग होती है? पहला सवाल पूछेगा एग्जामिनर। तो आंसर है पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और फिर बाद में ये बॉन्ड बने। पहले ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग का मतलब है बॉन्ड बनना। देखो सवाल कैसे कैसे आएंगे अब एग्जाम में, आईआईटी में कैसे पूछे जाते हैं सवाल। पहले बोलो, हाइब्रिडेशन होता है, फिर ये ओवरलैपिंग होती है, यानी कि फिर बॉन्ड बनता है। क्लियर है भाई? क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब पूछो, कोई डाउट हो तो जल्दी से सोचो और डाउट पूछो। यहां तक क्लियर है? नो डाउट? अब डाउट क्रिएट हुआ, अब 12th में आगे, इसलिए हम क्रिएट कर रहे हैं हम नया डाउट कि जब हाइब्रिडेशन होता है तो बॉन्ड तो एक जैसे होते हैं, ओवरलैपिंग एक जैसी हो रही है। तो जब बॉन्ड बन रहा है तो एक जैसा बनना चाहिए, एक जैसा दिख रहा है तो स्ट्रेंथ एक जैसी होनी चाहिए। तो यहां जब देख रहे हैं तब तो एक जैसी है, इनको जब तोड़ रहे हैं तो सेम एनर्जी लग रही है। जैसे इसको 10 चाहिए तो इसको भी 10 एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, इसको भी 10 किलो, इसको भी 10 चाहिए। क्लियर है बॉस? इसको भी 10 चाहिए, हाँ या ना? तो डाउट आया कि जब पीसीएल 5 की स्टडी करी तो और इसको तोड़ा तो हमने क्या डाउट आया कि इसका हाइब्रिडेशन भी सेम है, इसका हाइब्रिडेशन भी सेम है, इसका भी हाइब्रिडेशन सेम है, इसका भी हाइब्रिडेशन सेम है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सबकी ओवरलैपिंग भी एक जैसी दिख रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर जो दिख रहा है उस हिसाब से यहां भी सारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ? इक्वल नहीं है, यहां इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं बेटा, Cl का हाइब्रिडेशन नहीं देखते, ये सराउंडिंग एटम्स हैं। सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडेशन नहीं होता, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडेशन होता है। क्लियर हो गया दोस्त? ठीक है। अब इसको तोड़ा तो देखा यहाँ 3 और यहाँ 2, तो इसका मतलब क्या निकला? ये 3 Cl और ये 2 Cl, तो ये टूट गया। तो लॉजिकली वहां पर जब CH4 में नहीं टूटा तो फिर यहां क्यों टूट रहा है? तो एंट्री होती है बेंट की। अब बेंट रूल आता है। अब वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। समझ रहे बात को? ठीक है, मैं सब समझा दूंगा, अभी अपने डाउट्स अपने पास रखो थोड़ी देर के लिए। जब मैं बोलूं कि डाउट पूछो तब लिखा करो डाउट। अदरवाइज तो ऐसा होगा कि रायता लो और फैला दो सड़क के ऊपर और उसको जीभ से चाटते रहो, ऐसे ही करते रहेंगे। नहीं, मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूं पहले उसको समझ लो, फिर मैं बोलूंगा अब डाउट लिखो, मैं फिर डाउट लूंगा, फिर उसके बाद आपसे क्लियर करेंगे। समझ गए बात को? ठीक है। और जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी है वो रिक्वेस्ट है कि आप अपनी 11th पढ़कर आएं, क्योंकि उसमें से हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत यहां पर है। तो यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो बेंट आया और बेंट ने अब समझाया कि देखो ऐसे जो होते हैं ना, ये एक ज्योमेट्री जो है उस ज्योमेट्री में 2 पोजीशन है, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। समझ रहे बात को हम? ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। उसने कहा एक्सियल जो है ये वाली पोजीशन, इसका इससे एंगल 90 है,
तो cos 90 लेना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला दिया उसने। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला उसने मैथमेटिकल डेरिवेशन से दिया था, इसका रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ से 90 लिया हमने, cos 90 पुट किया तो हमने देखा एस करेक्टर 0, तो यहाँ एस करेक्टर 0 आया। यहाँ जब आए तो यहाँ थीटा क्या है 120, ठीक है, 120 लिया अपन ने, तो एस करेक्टर की वैल्यू 33.33 आई, ठीक है। तो जब हमने देखा कि यार एस करेक्टर एक जगह 0 है एक जगह 33 है, तो उस कंडीशन में यहाँ एस करेक्टर क्या आ रहा है 0। तो ये एस करेक्टर क्या होता है ये समझते हैं। हमेशा न्यूक्लियस के पास होता है एस ऑर्बिटल। अगर न्यूक्लियस के पास एस ऑर्बिटल अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास अगर एस ऑर्बिटल होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा एस पे। तो जहां भी एस करेक्टर ज्यादा होता है अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक सवाल पूछा गया कि यार ये स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, कम है इसलिए ये टूट गए दो, और ये 3 Cl बॉन्ड आ गए। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जेई में सवाल आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट अबाउट PCl5। ये सवाल है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकता है, आप चेक करके बताना आपको, ठीक है। इस तरह के सवाल आईटी के अंदर आएंगे। अब देखो आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया, चेक करो। देखो अभी अभी बताया था आपको, पीसीएल एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इक्विटोरियल से। अगर एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम होगी, तो स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कम हो जाएगी। पीसीएल एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है पीसीएल इक्विटोरियल से। ये सही है क्या, तो आंसर ए और सी। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और डीप में ले जा रहा हूं, थोड़ा सा डीप में, ठीक है। अभी मैंने नहीं कहा कि डाउट पूछो, मैं बोलूंगा तब डाउट पूछना। अब डीप में और ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरा डाउट है कि सर यहां भी हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने कहा हाँ। PCl5 में भी हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने कहा हाँ। तो सर इसमें ऐसा क्या हुआ कि यहाँ सारे स्ट्रेंथ इक्वल आए, और उसमें ऐसा क्या हुआ कि स्ट्रेंथ इक्वल नहीं आए, ये समझ में नहीं आ रहा। तो बेंट से जब हमने पूछा कि यार समझ में नहीं आ रहा, तो बेंट ने क्या समझाया, ध्यान से सुनना। बेंट ने कहा कि यार समझना ध्यान से, कि इसको समझाने के लिए मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूं। उसने कहा कि पॉलिंग, आप एक जंगल से जा रहे थे, याद है, बोला हाँ। आपको 4 दोस्त मिले थे, याद है, बोला हाँ। उन चारों फ्रेंड्स के अंदर आप लड़ाई हो रही थी, आपको याद है, बोला हाँ। मैंने ही तो लड़ाई रुकवाई थी, और मैंने ये कहा था कि भाई आप जो है वो आपस में सब अपने पैसे मिक्स कर लो, फिर उनको बराबर बराबर करके मैं आ गया था, और बोला था कि अब एक दूसरे से लेना मत, ठीक है।
तो इसका मतलब समझे आप, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास बराबर है, पॉलिंग ये कहता है। जैसे मैं कहूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो पॉलिंग ये कहता है इस पर 25% एस करेक्टर है, इसके पास भी 25% एस करेक्टर है, इसके पास भी 25% एस करेक्टर है, इसके पास भी 25% एस करेक्टर है। क्लियर? हाँ है ना, मैंने कहा था एक्सीएल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसलिए ये सीएल टूटा है। ठीक है। तो बेंट ने कहा कि मैं भी उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वो चार दोस्त थे, और इन चारों दोस्त में से ये एक दोस्त जो था वो रो रहा था। जोर जोर से रो रहा था। मैंने इससे पूछा तू रो क्यों रहा है? बोला मेरे बाबूजी बीमार है। तो मैंने इससे कहा, बेंट ने इससे कहा कि यार एक बात बता, बाबूजी बीमार है तो क्या इलाज करे? बोला पैसा चाहिए। बोला पैसा चाहिए तो दोस्तों से ले। तो बोला पॉलिंग ने मना किया है, पॉलिंग ने कहा है सबका इस करेक्टर 25 25 25 25 है तो फिर मत छेड़ो। तो बेंट ने कहा नहीं, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम इनसे एस करेक्टर ले सकते हो। क्या कहा? अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम इनसे एस करेक्टर ले सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कहा जल्दी बताओ। कि अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम इनसे एस करेक्टर ले सकते हो, अगर इन्हें ज़रूरत है तो तुम दे सकते हो, इन दोनों को अगर ज़रूरत है तो तुम दोनों दे दो, इन दोनों को ज़रूरत है तुम दोनों दे दो। यानी कि एस करेक्टर का वेरिएशन हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से, और उस एस करेक्टर के वेरिएशन के लिए ही उसने फॉर्मूला दिया था ये। समझ रहे बात को? तो ये फॉर्मूला उसने क्यों दिया? उसने समझाया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर आप जो बोलते हो 25 25 25 25 नहीं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी वो ज़्यादा एस करेक्टर रखेगा, जिसको कम ज़रूरत होगी वो कम रखेगा, आपस में ये चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, इससे पता चलता है कि चेंज होगा या नहीं होगा। अब आप दिमाग लगाओ, इस बेसिस पर बेंट ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बोला कि दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसने कहा एक होता है इक्विवेलेंट और एक होता है नॉन इक्विवेलेंट। ये इक्विटोरियल नहीं है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन उसे कहेंगे जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का एंगल एक दूसरे से एक जैसा होता है, जैसे इसका एंगल इससे, इसका एंगल इससे। समझ रहे बात को? आप क्या बोला जल्दी बताओ। इसका एंगल इससे भी उतना ही है, उसका एंगल इससे भी उतना ही है। ये इसका एंगल भी इससे उतना ही है, इसका एंगल भी इससे उतना ही है। इसका एंगल भी इससे उतना ही है, इसका एंगल भी उससे उतना ही, इतना इससे, सबका आपस में एक दूसरे से एंगल एक जैसा ही आ रहा है तो उसे इक्विटोरियल कहा जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है ये। क्या बोला जल्दी? इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन जिसमें आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल का एंगल एक दूसरे से सेम है। लेकिन जैसे ही आप यहां आए टीबीपी ज्योमेट्री में, ये वाली ज्योमेट्री याद है, टीबीपी कहलाती है, और टीबीपी का फुल फॉर्म होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम होता है जल्दी बताओ? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है बॉस? क्या होता है इसमें? जब उसने कहा कि इसमें इक्विवेलेंट नहीं होता क्योंकि ये आपस में क्या रखते हैं 120, और उसने कहा कि ये आपस में क्या रखते हैं 90, तो ये क्या हुआ? ये दोनों आपस में नॉन इक्विवेलेंट हो गए। दो टाइप के एंगल आ गए, तो दो टाइप के एंगल आएंगे तो दो टाइप का एस कैरेक्टर भी आएगा। आया ना? उसने समझाया दो टाइप के एंगल हैं, दो टाइप का एस कैरेक्टर है। दो टाइप का एस कैरेक्टर है तो दो टाइप का अट्रैक्शन होगा, तो एक अट्रैक्शन जहां ज़्यादा होगा वहां लेंथ कम होगी, जहां अट्रैक्शन कम होगा वहां लेंथ, 'ज़्यादा' होगी। 'ज़्यादा' होगी, 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 'ज़्या
हाँ है ना। तो जब आपने CH4 की बात की तो CH4 के अंदर देखो आप, एंगल सिर्फ एक ही है, 109.4, 109.5 डिग्री है। तो सारे एंगल एक दूसरे से एक जैसे हैं, इक्वल हैं। अगर सारे एंगल एक दूसरे से एक जैसे हैं और इक्वल हैं तो सबका एस कैरेक्टर इक्वल आएगा। सबका एस कैरेक्टर अगर इक्वल आएगा तो सबको तोड़ने के लिए इक्वल स्ट्रेंथ चाहिएगी। अगर सबको तोड़ने के लिए इक्वल स्ट्रेंथ चाहिए, सबको तोड़ने के लिए अगर इक्वल स्ट्रेंथ चाहिए, सोचो, तो सबकी स्ट्रेंथ इक्वल आई थी। हाँ या ना। आई होप आपको समझ में आया कुछ। बोलो भाई। इसी तरह से ये वाली पोजीशन भी देखो। दिख रही है। यहां एंगल देखोगे इसका इससे, आपस में देखोगे तो ये 72, ये देखोगे तो 90। यहां भी एंगल दो दो तरह के, तो एस कैरेक्टर भी दो तरह का आएगा। एस कैरेक्टर दो तरह का आएगा तो दो तरह का होगा। हाँ या ना। कुछ अंदर से फील आई अब। मेरा वो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले। कौन सा डाउट क्लियर हुआ बताओ, कि CH4 में क्यों नहीं टूटे जबकि हाइब्रिडेशन सेम, PCl5 में क्यों टूटे जबकि हाइब्रिडेशन सेम? क्योंकि PCl5 नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है और ये सारे इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है। हाँ है ना। ठीक है। अब भाई साहब, बिहारी तो बिहारी, बिहारी रॉक्स दुनिया सॉक्स। बिहारी बोला कि सर, अच्छा, एक सर बिहारी खड़ा होते क्या बोला पता है? सर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं और क्यों इस एंगल के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हैं? भाई साहब, बिहारी रॉक्स दुनिया सॉक्स क्लास एकदम सुकवा हो गई। बोले पगला गया, का पूछ रहा बेंटवा से, और वो बुड़बक हो गया। ई का दो कनपटिया में दो ठो एक था, ठीक है इसका का कल बुड़बक अक्कल नहीं, तुम क्या कर रहे थे? अच्छा क्लास चल रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? बोला बेंट ने बोला क्या डाउट है? बोला TBB ज्योमेट्री दिखाओ हमको। क्या बोला उसने? TBB ज्योमेट्री दिखाओ। बोला ये ले TBB ज्योमेट्री। हम बोले ये होती है TBB ज्योमेट्री, ले। ये एक्सियल वाली दिख रही है पोजीशन, ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल। हाँ या ना। दिख रही है भाई, लो। हाँ। वो बच्चा बोला सर एक बात बताओ। हम बोले हाँ बोलो। कि इसके अंदर आप 90 डिग्री एंगल बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। ये इससे 90 है? मैंने कहा हाँ। यही तो बोला था उसने। तो बिहारी का डाउट पूछ रहा है कि ये इससे 90 है? बोला हाँ। तो सर ये भी तो इससे 90 है। ये इससे 90 है? बोला हाँ। तो बोला सर ये इक्विटोरियल भी तो इससे 90 है। ये इससे 90 है? बोला हाँ। तो ये एक्सियल भी तो इससे 90 है। ये इससे 90 है? बोला हाँ। तो फिर ये इक्विटोरियल भी तो इससे 90 है। ये इससे 90 है? बोला हाँ। तो फिर ये इक्विटोरियल भी तो इससे 90 है। तो सर एक बात बताओ, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो होना चाहिए,
यहाँ भी जीरो आना चाहिए, वहाँ भी जीरो आना चाहिए, यहाँ भी जीरो आना चाहिए, सब जगह जीरो जीरो एस कैरेक्टर आना चाहिए। ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस एस कैरेक्टर के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? सबका एंगल जीरो आना चाहिए। अरे कौन सा थ्योरी है जो हमें पढ़ा रहे हो, और इस एक्सियल और नॉन एक्सियल के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? अबे तुम्हें डाउट भी समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दो, पता लगा मैं ही चिल्ला रहा हूँ फालतू में। डाउट समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। अबे ये इससे 90 है तो ये तो मैथमेटिकली ये भी तो इससे 90 हो गया फिर। तो अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो है। ये इससे 90 है तो ये इससे 90 हुआ, तो ये भी इससे 90 हुआ, ये इससे 90 तो वो भी इससे 90 हुआ, तो सारे जीरो हो गए तो आपस में। तो ऐसा क्यों हुआ? अब यही समझाया उसने कि जब आप एक दूसरे से एंगल कंसिडर करते हैं तो आप तभी एक दूसरे से एंगल कंसिडर कर सकते हैं जब वो इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन हो। यानी कि इसका इससे, 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 तभी ले सकते हो आप एक दूसरे से जब वो इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन हो। यानी कि मतलब ये है कि इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन का ही तो मतलब है कि आपस में ही एक दूसरे का एंगल लेना है। इसमें भी ले सकते हो, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट में ऐसे नहीं होता, तभी तो उसे नॉन इक्विवेलेंट कहा जा रहा है, वरना फिर तो वो इक्विवेलेंट ही हो जाता। नॉन इक्विवेलेंट में क्या होता है, सबसे पहले जैसे अपन sp3d की बात करें तो sp3d में क्या होता है, सबसे पहले ये तीन ऑर्बिटल sp2 वाले, इसलिए इसको नॉन इक्विवेलेंट कह रहे हैं। देखो आप ये तीन ऑर्बिटल sp2 वाले एक दूसरे से 120 पर अरेंज होते हैं। इसका इससे 120 है, इसका इससे 120 है, इसका इससे 120 है, तीनों एक दूसरे से 120 पर अरेंज हो गए। अरेंज होने के बाद अब जो दो ऑर्बिटल बचे वो इस प्लेन से, ये देखो ये प्लेन है, इस प्लेन से 90 पे होते हैं। तो जो एंगल आप 90 ले रहे हो वो इस प्लेन से ले रहे हैं, यानी कि तीन एंगल आपस में पहले ऐसे अरेंज्ड हैं, उसके ऊपर से आ रहा है ये 90 डिग्री पे, ये वाला ऑर्बिटल इस प्लेन से 90 डिग्री पर आके अरेंज हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें ये sp2 है और यहाँ s0 है, तो ये p और d जेड स्क्वायर बचा। यानी कि जो sp3d होता है वो एक्चुअल में नॉन इक्विवेलेंट है और वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, sp2 से और p और d जेड स्क्वायर से। इसीलिए यहां पर एस कैरेक्टर 0 आया था, इसीलिए लल्ला यहां एस कैरेक्टर का आया था 0, इसीलिए यहां पर एस कैरेक्टर क्या आ गया था, 0 0। समझ में आया हीरो, 0। कुछ समझ आया लल्ला? हम्म। अभी समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये 90 इस प्लेन से है जिस प्लेन में ये तीनों अरेंज्ड हैं, एक्स वाई प्लेन है ये, तभी तो ये z आएगा ऊपर और ये z आएगा। तो ये p भी z ही है, p z और d z, क्योंकि एक्सिस ऊपर z एक्सिस है। क्लियर है लल्ला? तो ये z एक्सिस है, ठीक। एक बच्चा खड़ा हुआ बोला सर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहारी खड़ा हुआ बोला क्या नहीं समझ में आ रहा है? बोला ये समझ में आ गया लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा। ये अगर 90 है तो cos 90 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा इस करेक्टर, और अगर cos 72 रखेंगे तो यहाँ इस करेक्टर नेगेटिव आ जाएगा। हाँ या ना? सर ये तो एंगल 90 है, ये तो समझ में आ गया कि नॉन इक्विवेलेंट है। चलो ये जो आपका पांच पांच ऐसे बॉन्ड होंगे आपस में 72 के, और उसके ऊपर आपके ये होगा ऐसे 90 का, ये भी समझ में आ गया। तो ये 90 का अगर होगा तो सर उस हिसाब से तो फिर ये 90 का होगा।
दिमाग की बत्ती जल रही कुछ कुछ। ये 90 का होगा तो एस करेक्टर 0, ये 72 के हैं तो एस करेक्टर नेगेटिव। तो सर जब एस 0 है, एस नेगेटिव है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 कैसे हो सकता है? समझ बात को? इसका नाम होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पॉइंट ही नहीं समझा मैथमेटिकल। यहां मुझे समझ में आया तो मैं यहाँ डाउट में आ गया कि यार यहाँ एस करेक्टर 0 है, यहां देख रहा हूं तो 72 है। अगर यहाँ 72 करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट करो cos 72, तो जब आप पुट करोगे और एस करेक्टर निकालोगे तो एस करेक्टर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ 90 है, 90 पुट करोगे एस तो एस 0 आ जाएगा। तो सर कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। एस 0 है, एस नेगेटिव है, तो फिर एस हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 कैसे है? कुछ समझ में आया? डाउट? आंसर मैं बताऊंगा। डाउट डाउट? अरे बेवकूफ़ी हो गया शिवांश, एस करेक्टर की बात बोल रहा हूँ, cos 72 थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं वैल्यू। cos 72 तो पॉजिटिव होगा, वो यहाँ रखोगे, फिर इससे वैल्यू एस करेक्टर की निकालोगे तो एस करेक्टर नेगेटिव आएगा। कुछ भी है यार। डाउट मैं बताऊंगा, तुम क्वेश्चन समझो बस। क्लियर? आ गया डाउट? बोलो। इससे पहले एक डाउट और है, पूछूं? उसने ये कहा कि यार जो एंगल एक दूसरे से लेते हैं, ध्यान सुनना, उसने क्या बोला था अभी कि ये सारे इक्विवेलेंट हैं, और यहां इक्विवेलेंट नहीं था इसलिए एंगल आपने इसका तो प्लेन से लिया, इसका भी प्लेन से ले रहे हो। ये सारे इक्विवेलेंट है कि नहीं है? जल्दी बताओ ईमानदारी से। पीबीपी का फुल फॉर्म होता है पेंटागोनल ज्योमेट्री का नाम होता है ये। जल्दी बोलो। डाउट समझना वापस से कि यहां तो समझ में आ गया किसका प्लेन से लिया है 90, ठीक है? ये सबका तो आपस में लेंगे ना, हाँ या ना? ये तो सब आपस में लेंगे। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये 90 सबका आपस में 90 है कि नहीं है? अगर ये इक्विवेलेंट है और सबका 90 है तो cos 90 पुट करो यहाँ पे, एस करेक्टर 0 आएगा। तो सबका एस करेक्टर 0 आएगा तो फिर हाइब्रिडेशन sp3d2 क्यों है ये? एक और डाउट आ गया। सबका हाइब्रिडेशन, बोलो, सबका हाइब्रिडेशन फिर इसका sp3d2 क्यों है जबकि सबका एस करेक्टर 0 है और ये इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है मेरे लल्ला, ये इक्विवेलेंट है मेरे लल्ला। मोए मोए, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो और क्यों हमें बुड़बुक बना रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है, इधर देखो, दिमाग नहीं घुमाना। अब बेंट ने बताया, देखो मेरा फॉर्मूला ये रहा, cos थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस या p माइनस 1 अपॉन पी। इसका मतलब ये होता है कि मैं एस करेक्टर की वैल्यू तभी बता पाऊंगा जब हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ s और p इन्वॉल्व हो। मैं एस करेक्टर की वैल्यू तभी बता पाऊंगा जब सिर्फ s और p इन्वॉल्व हो। दोबारा बोलो, कब बता पाऊंगा? जब s और p इन्वॉल्व हो। कब बता पाऊंगा? जल्दी बताओ, जब s और p इन्वॉल्व हो। अगर d आ गया कहीं पे हाइब्रिडेशन में तो मैं उसकी वैल्यू नहीं बता सकता, मैं कंपैरिजन बता सकता हूं। यानी अगर सब जगह 0 आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि सब जगह इक्वल है। हम ये बोल सकते हैं कि हर जगह अगर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं है, बस ये बोल सकता कंपैरिजन
सब जगह जीरो आया इसका मतलब सब जगह एस करेक्टर इक्वल है। समझ रहे बात को? तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू जीरो आ रही थी, पर वो वैल्यू जीरो नहीं है, वो तो कंपैरिजन है कि सब जगह एस करेक्टर बराबर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो। कोई डाउट? डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते आपकी परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कॉस थीटा एस अपॉन एस माइनस वन और पी माइनस वन अपॉन पी है। यहाँ तक एस पी थ्री है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट कि एस करेक्टर कितना है, एस करेक्टर एस पी है, एस करेक्टर कितना है, यहाँ तक देखो आप। यहाँ पर हाइब्रिडेशन में डी है ना, इसलिए एस करेक्टर की वैल्यू नहीं आई है, वैल्यू नहीं आई है। वैल्यू अब जो जीरो आई है वो जीरो वैल्यू नहीं है उसकी, वो तो एक कंपेरिजन है कि सब में बराबर आया, इसका मतलब। अब इसी तरह से यहाँ पर भी देखो हाइब्रिडेशन डी है, तो जो ये आप एस करेक्टर जीरो या नेगेटिव बोल रहे हैं, वैल्यू नहीं है कि नेगेटिव हो गया या जीरो हो गया, ये कंपेरिजन है। जीरो मतलब ज्यादा नेगेटिव से, तो यानी यहाँ एस करेक्टर ज्यादा है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसका एस करेक्टर कम है। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दूं आपसे IF5 का, और यहाँ एस करेक्टर आपको दिख रहा है कि जीरो है, यहाँ एस करेक्टर दिख रहा है कि नेगेटिव है, और मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि ऑर्डर ऑफ IF, ठीक है, बताओ, एक्सियल और IF इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, ट्राई
हाँ भाई लॉजिक बताओ। अब बताता हूं आंसर। देखो यहां एस करेक्टर 0 मतलब ज्यादा, यहां एस करेक्टर 0 मतलब नेगेटिव। हाँ या ना? दिमाग की बत्ती जलाओ अब आप। जब यहां एस करेक्टर ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। एस करेक्टर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। अब अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर अपन देखें ध्यान से तो मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है यार, आई एफ एक्सियल जो होगा वो कम हो जाएगा आई एफ इक्विटोरियल से। ठीक है, उल्टा हो जाएगा क्योंकि पीसीएल 5 में एक्सियल ज्यादा था, इसमें इक्विटोरियल ज्यादा है। आया ना? क्लियर है भाई? बोलो। पक्का? अब ये नेगेटिव और जीरो इसकी वैल्यू नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ये क्या है? सिर्फ कंपैरिजन। ये कि यार यहां पर आपका जीरो मतलब ज्यादा होगा, यहां कम मतलब नेगेटिव मतलब कम होगा, वैल्यू नहीं है, फिर से बोल रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। आई होप आज समझ में आया होगा लेक्चर आपको। अच्छे से पढ़कर आना, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बैंड्स को। ठीक है, चलिए बाय। हीट करेंगे तो कौन सा टूटेगा बताओ इस बार? इसमें इक्विटोरियल टूटेगा, एक्सियल नहीं टूटेगा।